नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। एक कॉमन टॉपिक को उठा के मैंने एक एमसीक्यू तैयार किया है जो आपके शिक्षक में भी है, शिक्षक भर्ती के सिलेबस में, सहायक शिक्षक में भी है, सीजीटीईटी में भी है और हॉस्टल वार्डन में भी है। तो उन चारों में आपके काम आए, इसलिए एक कॉमन टॉपिक को मैंने उठा के यहाँ पे एमसीक्यू तैयार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ एमसीक्यू हैं जो पुराने पेपर में आए हुए हैं, कुछ एमसीक्यू जो हैं आपको नए मिलेंगे। तो मैं आपको एमसीक्यू के साथ उसका डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे न सिर्फ आपका एमसीक्यू कवर होगा बल्कि आपको कॉन्सेप्ट जानने के लिए भी क्या होगा, जानने के लिए भी मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। चलो, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, साथ में बने रहिएगा, बस आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। चलो, विद कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। पहला, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करके विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। तो वो क्या कर रही है? उषा इज मॉडिफाइंग, पूरा डुअल बाइलिंगुअल है ना। उषा इज मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्कीम टू incorporate the new feature of the environment in her thinking and is doing एडमिनिस्ट्रेशन, एसिमिलेशन, एडजस्टमेंट या आइडेंटिटी। तो अब देखो, समझो इसको। देखो, जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। जीन पियाजे आपका सबके लिए इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वहां पर दिया था। चारों एग्जाम जो मैंने आपको बताए हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के दौरान, उन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया और कुछ कॉन्सेप्ट दिए। उसमें फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट था अनुकूलन या एडेप्टेशन। जब बच्चा इस धरती पर पैदा होता है तो वो वातावरण के साथ सामंजस्य करता है, ठीक है, एक बैलेंस बनाता है, उसी को कहा जाता है क्या? अनुकूलन या एडेप्टेशन। ठीक, अब इस एडेप्टेशन को दो प्रकार से वो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। पहला, आत्मसातकरण या एसिमिलेशन, या इसी को बोलते हैं हिंदी में समावेशीकरण, और दूसरा बोलते हैं समायोजन या एकमंडेशन। ठीक है, तो दो तरीके से वो क्या स्थापित करता है? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ पे आत्मसातकरण और इसी से सवाल बनते हैं। अब समझो, एसिमिलेशन और एकमंडेशन, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण क्या है और समायोजन क्या है? ये तीन चित्र आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि कोई भी बच्चा है, उसने क्या किया है, जब एक बार घोड़े को देखा है अपने घर के पास, तो घोड़े को देखा है तो उसके पिताजी ने उसको बताया कि बेटा ये घोड़ा है। ठीक है, तो घोड़ा जो है, घोड़े का प्रतिबिंब उसके दिमाग में बस गया, उसी को बोलते हैं स्कीमा। ये भी इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। स्कीमा बोलते हैं, जो इमेजेस दिमाग में होती है उसको बोलते हैं स्कीमा। तो यहाँ पर स्कीमा, उसके दिमाग में क्या बस गया? घोड़ा। घोड़ा को उसने देख लिया है। अब जब वो एक दिन जू गया, जू जाने के बाद उसने ऊंट को देखा, तो ऊंट को भी देख के वो बच्चा क्या बोला? घोड़ा। चित्र नंबर 1 देखिएगा, ऊंट को भी देख के क्या बोला वो बच्चा? घोड़ा बोल रहा है। तो जब ऊंट को देख के वो क्या बोल रहा है? घोड़ा बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? ऊंट को तो कभी जिंदगी में देखा नहीं है, वो सिर्फ घोड़े को देखा है, तो वो ऊंट को भी क्या बोल रहा है? घोड़ा बोल रहा है। इसका मतलब वो किसी नई चीज के लिए, नई चीज, वातावरण से किसी नए चीज से सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने पुराने मेंटल ऑपरेशन का यूज कर रहा है, जो उसको पहले से है उसके दिमाग में। उसी चीज का उपयोग करके नए वातावरण के साथ क्या कर रहा है? सामंजस्य कर रहा है। तो अब डेफिनेशन सुनो, आत्मसातकरण का डेफिनेशन सुनो। जब कोई व्यक्ति या बच्चा, जब कोई बच्चा नए वातावरण से के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पुराने धारणाओं या पुराने मेंटल ऑपरेशन का यूज करता है, तब उसको क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण, ठीक, आत्मसातकरण। अब एसिमिलेशन हो गया, या इसी को बोलते हैं समावेशीकरण। नई धारणाओं को समावेश कर रहा है पुराने मेंटल ऑपरेशन का यूज करके। वो नहीं जानता ऊंट क्या है, वो सिर्फ जानता है घोड़ा को, तो ऊंट को भी क्या बोल रहा है? वो घोड़ा बोल रहा है। अब कुछ दिन के बाद वो बच्चा घूमने गया, कहाँ? वो बच्चा घूमने गया रास्ते में। जब रास्ते में वो बच्चा घूमने के लिए गया, तो उसने अब दोबारा क्या देखा? अब यहाँ पर बता दिया गया इसको, ये घोड़ा नहीं है, ऊंट है। दिमाग खराब हो गया उसका, ये ऊंट है। अब मेरे को घोड़ा बस पता था, अब ये ऊंट दिखा दिए। अब यहाँ पर गए, जब वो कहाँ गया? चित्र नंबर 2 में सड़क में घूमने के लिए गया बच्चा, तो वो यहाँ पर अब ऊंट को देख के क्या बोल रहा है? कुबड़ वाला घोड़ा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कुबड़ वाला घोड़ा बोल रहा है। इसका मतलब, ठीक है, तो यहां पर चित्र 2 में कुबड़ वाला घोड़ा बोल रहा है। और तीसरे नंबर के चित्र में आप देखो, जब घर में वो टीवी देख रहा है, तो अब उसको क्या बोल रहा है? अब ये देख के ऊंट। मतलब अब ये समझ गया कि ये घोड़ा नहीं है, ये एक अलग प्रकार की प्रजाति है जिसको ऊंट बोलते हैं। तो जब बच्चा अपनी पुरानी धारणाओं का उपयोग करके नए वातावरण के साथ सामंजस्य करता है, तो उसको आत्मसातकरण बोलते हैं। अब
पुरानी धारणाओं में संशोधन कर लेता है, अपने पुराने मेंटल ऑपरेशन में संशोधन कर लिया और नए वातावरण के साथ सामंजस्य कर लिया, तो उसको बोलेंगे क्या? ये उदाहरण है समायोजन का। समझ रहे हो आप? समायोजन या समावेशीकरण का। क्यों? पुराने धारणाओं में क्या कर लिया? संशोधन, करेक्शन कर लिया। अब वो घोड़ा नहीं बोल रहा है ऊंट को देख के, ऊंट को ऊंट ही बोल रहा है, तो ये क्या आएगा? समायोजन आएगा। अब ये बीच वाला इक्वेशन देखो आप, जब ये ऊंट को घोड़े रास्ते में देखता है तो इसको बोलता है कुबड़ वाला घोड़ा। न तो ये पूरा जानता है कि ये ऊंट है और न ही ये पूरा जानता है कि ये घोड़ा है, ठीक है? तो अब ये बीच की स्थिति है जो न वो पुरानी चीज को भुला पाया है और न ही वो नई चीज को एक्सेप्ट कर पाया है पूरी तरीके से। तो ये दोनों के बीच जब एक बैलेंस बनाते रहता है वो, है ना, एक बैलेंस बनाते रहता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं समंजन या इक्विलिब्रिएशन का प्रोसेस। जब वो पुरानी धारणाओं को भूला नहीं है और नहीं नई धारणाओं को एक्सेप्ट कर पाया है, पुरानी धारणाओं में क्या कर रहा है? संशोधन कर रहा है, और ये दोनों के बीच का प्रोसेस कहलाता है बैलेंसिंग का प्रोसेस या इक्विलिब्रिएशन का प्रोसेस बोलते हैं। जब दोनों के बीच में रहता है वो, नहीं वो घोड़े को भुला पाया, नहीं वो ऊंट को। अब वो क्या बोल रहा है? कुबड़ वाला घोड़ा बोल रहा है इसको। तो ये प्रोसेस को, दोनों के बीच का प्रोसेस कहलाता है इक्विलिब्रिएशन। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे, अब देखो, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। देखो, विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, मतलब उसके दिमाग में जो पहले से है उसमें वो क्या कर रही है? संशोधन। तो मैंने क्या बताया था, जब पुराने मेंटल ऑपरेशन में संशोधन होता है तो वो किसका उदाहरण होता है? समायोजन का उदाहरण होता है, या एडजस्टमेंट, या इसी को बोला जाता है, समायोजन को एकमेंडेशन बोला जाता है। तो अगर कहीं पुरानी धारणाओं का यहीं पर उपयोग कर रही है लिखा रहता तो वो क्या हो जाता? आत्मसातकरण हो जाता। लेकिन पुरानी धारणाओं में संशोधन कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया? वो समायोजन का उदाहरण हो गया। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं दूसरा। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। तो यह किसके उदाहरण को दिखाता है? अब उसने क्या देखा था? चिड़िया को देखा था। उसकी स्कीमा में क्या था? चिड़िया। अब उसने दूसरे दिन किसको देखा? पतंग को। पतंग को देखकर भी वो क्या बोल रही है? चिड़िया बोल रही है। इसका मतलब वो क्या कर रही है? अपने पुरानी मेंटल ऑपरेशन का प्रयोग करके नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर रही है। जैसे वो बच्चे ने ऊंट को देखकर क्या बोला था? घोड़ा बोला था, क्योंकि घोड़ा उसके दिमाग में था। तो ये किसका उदाहरण हो गया? तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये एसिमिलेशन का उदाहरण हो गया ना, सम्मिलन का उदाहरण हो गया। क्योंकि वो सुधार थोड़ी कर पा रही है, कोई संशोधन नहीं कर रही है, केवल पुरानी धारणाओं का प्रयोग करके नए वातावरण के साथ सामंजस्य कर रही है। उसने चिड़िया को देखा है, पतंग को देख के भी चिड़िया बोल रही है, संशोधन नहीं कर रही है। किसका उदाहरण हो गया? सम्मिलन या आत्मसातकरण, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन का उदाहरण हो गया। ठीक, ऐसे दिमाग लगाना है। तीसरा, अब ध्यान से देखो, 5 वर्ष का बच्चा, ये देखो, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना के किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? क्या बोल रहा है? ऊंट को देखकर क्या बोल रहा है? घोड़ा। तो चित्र नंबर 1, ऊंट को देखकर घोड़ा बोल रहा है, मतलब सीधा बात है, अपने पुराने मेंटल ऑपरेशन का यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या आएगा? समावेशीकरण या ना एसिमिलेशन आएगा। और अगर उसमें संशोधन करना लिखा रहता तो क्या आ जाता? समायोजन आ जाता। ऐसा ध्यान रखना, अगर संशोधन कर रहा है तो समायोजन, नहीं कर रहा है पुराने मेंटल ऑपरेशन का यूज कर रहा है एसिमिलेशन। चौथा, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच सामंजस्य बनाने वाली प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है। आत्मसातकरण, समायोजन, ज्ञान भंग या शांति या संतुलन। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रिएशन, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग या इक्विलिब्रिएशन। तो मैंने 2 फोटो के बीच में दिखाया था आपको, ऐसा प्रोसेस नहीं वो बच्चा पुरानी धारणाओं को भुला पाया है और न ही वो नए चीज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाया है। तो वो मतलब कि सम्मिलन, एसिमिलेशन और एकमेंडेशन, इन दोनों के बीच की जब स्थिति होती है, ये सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देने वाली प्रकृति होती है। जब पुराना चीज को भुला नहीं पाना है और नई चीज को एक्सेप्ट करना है, तो इस बीच की स्थिति को बोलते हैं क्या? जब सामंजस्य स्थापित करता है तो संतुलन या इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है ना। एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच क्या स्थापित कर रहा है? सामंजस्य, बैलेंस स्थापित कर रहा है, इक्विलिब्रिएशन स्थापित कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है संतुलन या बैलेंस। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा डी।
जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पेपर में यहां से सवाल बनते हैं जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट से। पांचवा, खलिस्तान सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमों में शामिल कर लेता है। नए ज्ञान को पुराने स्कीमों में शामिल कर लिया। ऊंट को देख के क्या बोल रहा है, घोड़ा बोल रहा है। नए ज्ञान को क्या कर लिया, पुराने स्कीमों में शामिल कर लिया। तो ये क्या होगा, आत्मसातकरण। नए स्कीम को पुराने, मतलब नए ज्ञान को पुराने स्कीमों में शामिल कर लिया। नए चीज को देखा ही वो पुराने स्कीमों में ही शामिल कर लिया, तो क्या होगा, आत्मसातकरण या एसिमिलेशन का उदाहरण होगा ये। अगर संशोधन कर देता तो, पुराने स्कीमों में संशोधन कर रहा है तब वो समायोजन का उदाहरण होगा, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। 4 अवस्थाएं होती जीन पियाजे की, क्या, पहला संवेदी पेशी अवस्था, है ना, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा तीसरा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं 7 से 11 साल की उम्र को, है ना। अहम केंद्रित विचार, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने और समस्या को हल करने की क्षमता, अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, पूरा जो है वो ट्रांसलेट हो गया है ना। अब यहाँ पर देखो, ये 7 से 11 के बीच बच्चे के में क्या रहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो होती है अहम केंद्रित विचार, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक थॉट्स होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के मन में क्या रहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के मन में ईगोसेंट्रिक थॉट्स रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अहम केंद्रित विचार का मतलब, अहम केंद्रित विचार बच्चा कब दिखाता है, जब, देखो अहम केंद्रित विचार का मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। जीवन को सिर्फ अपने, दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखता है, जो मैं देख रहा हूं वही सही है, बाकी जो देख रहे हैं वो गलत है, ये सोचता है, इसको बोलते हैं अहम केंद्रित विचार। तो 6 का आंसर आ जाएगा क्या, ए। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना क्या कहलाता है। अब यहां पर देखो, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नए नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना, सामान्यीकरण, आत्मसातकरण, अनुप्रयोग या साहचर्य। तो यहां पर क्या कहलाएगा, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना। जो आपके पास पुराना स्कीम है, जो आपके पास पुराना मेंटल ऑपरेशन है, उसी के आधार पर नए वातावरण के साथ सामंजस्य करना, ये फिर से कहलाएगा क्या, आत्मसातकरण। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां पे नई चीज पता चलेगा आपको। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रही थी। देखो उसको 3 पेन दिखाए गए, एक पेन ए, दूसरा पेन बी और तीसरा पेन क्या, सी। तो इसमें क्या बोला गया, उसको ए पेन बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, 3 पेन उसको दिखाए गए। अब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, तो उसने बोला कि ए सी से लंबा है। मतलब वो क्या कर रही है, लंबाई को पहचान ले रही है, लंबाई को पहचान ले रही है। तो देखो बच्चा लंबाई को पहचानना कब चालू करता है, वो प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब जो 7 से 11 साल होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में बच्चे लंबाई, भार और द्रव्यमान, ये सब चीज को, है ना, और वेट, द्रव्यमान, लंबाई, है ना, ये सारी चीजों को बच्चा पहचानना चालू कर देता है। इसी गुण को बोलते हैं संरक्षण का गुण, है ना, इसी गुण को क्या बोलते हैं, संरक्षण का गुण कहा जाता है। देखो जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये जैसे ये है, बच्चा जब रहेगा, 4 अवस्थाएं बताई थी, तो 7 से 11 साल की अवस्था को बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, मतलब 2 से 7 साल के बीच है, बच्चा जब 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है ना, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, मतलब संरक्षण का गुण उसके अंदर नहीं आए हैं। तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, ये देखना पहले आप। जैसे कि बच्चे को आप बोलोगे कि ए में पानी भरा हुआ है इतना, और बी में भी, बी जार में भी पानी भरा हुआ है इतना। अब बी जार के पानी को क्या कर देते हैं हम, ये जो दोनों जार में पानी भरा हुआ है और सी जार खाली है, अब क्या करते हैं, बी जार के जो पानी है उसको सी में भर देते हैं। बी जार का पानी को किस में भर दिए, सी में भर दिए। अब बताओ कि
ए और सी बराबर है कि नहीं है। ए में जितना पानी था उतने में ही बी में पानी था। इसी पानी को चुपचाप क्या किए हैं, जार नंबर सी में डाल दिए हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि ए और सी बराबर है कि नहीं है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। कब नहीं बता पाएगा, 2 से 7 साल के बीच, क्योंकि इस स्टेज में उसके भीतर संरक्षण का गुण नहीं आया है। वो क्या नहीं कैलकुलेशन कर पा रहा है कि वो कैलकुलेशन ये नहीं कर पा रहा है कि भाई ये जार का पानी इसमें डाल दिए तो इसका तो जो ये जो द्रव्यमान मतलब इसका जो क्वांटिटी थी वो इसमें चला गया, तो ये सेम क्वांटिटी ही तो है, तो ये दोनों बराबर है, ये नहीं बता पा रहा है वो। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, संरक्षण का गुण उसके भीतर विकसित नहीं हुआ 2 से 7 साल के बीच। लेकिन 7 से 11 साल जिसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, उस समय बच्चा ये करेगा, इसको क्या करेगा, वापिस करेगा, इसमें वापिस डाल देगा। वो कहेगा अच्छा ये वापिस चला गया, ये फिर से बराबर आ गया, मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसी को जब बच्चा भार, द्रव्यमान या द्रव्य मतलब लिक्विड का मात्रा पहचानने लगता है, मात्रा वगैरह को, तो उसी को गुण को कहते हैं संरक्षण का गुण। क्रमबद्धता का गुण किसको बोलते हैं, ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में आता है संरक्षण का गुण, याद रखना। क्रमबद्धता मतलब किसी भी चीज को सीक्वेंस में जमाना चालू कर देता है। बच्चे गेम खेलते हैं, छोटा छोटा चीज को एक के ऊपर एक जमा देते हैं, तो उसको सीक्वेंस का गुण कहते हैं, ठीक। और निगमनात्मक तार्किकता मतलब डिडक्टिव लर्निंग है ये, डिडक्टिव लर्निंग। डिडक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कोई आप फॉर्मूला दे दो बच्चों को और उसके बाद वो क्या निकाले, सिद्धांत को निकाले, मतलब फॉर्मूले से उदाहरण की ओर जाना, है ना, नियम से उदाहरण की ओर जाना। एक नियम पहले बता दो वो लोग को, है ना, कोई फॉर्मूला दे दो वो लोग को, उसके बाद वो लोग क्या निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन करके एक सिद्धांत पे पहुंचते हैं, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव लर्निंग, है ना। और इंडक्टिव लर्निंग किसको बोलते हैं, उदाहरण पहले बता देना, एग्जाम्पल पहले बता देना, मतलब जैसे बोल देना कि ये नाम, गांव, वस्तु सबको बता देना, उसके बाद बोलना ये सब संज्ञा का उदाहरण है। उदाहरण पहले बता दिए, उसका जो नियम है उसको बाद में बता रहे हैं, तो वो इंडक्टिव लर्निंग है। और नियम को पहले बता दिए, बाद में वो उदाहरण तक पहुंच रहा है, तो वो डिडक्टिव लर्निंग है, ठीक। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ना। अभी जो इस क्वेश्चन में जरूरत है मैं वो समझा रहा हूं आपको। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना चालू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग साइंटिफिकली। वैज्ञानिक चिंतन करना, वैज्ञानिक चिंतन क्या होता है, वैसा चिंतन जो सामने कोई चीज नहीं है उसके बारे में भी, सामने आपके चीज नहीं है फिर भी आपके दिमाग में वो चीज चल रहा है, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक चिंतन, रिसर्च वाला चिंतन। तो वैज्ञानिक चिंतन करना लास्ट स्टेज में बच्चे चालू करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, है ना, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, केवल उनके पास ज्ञानेंद्रियों मतलब जो इंद्रियां हैं बच्चे की, 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जो हाथ है, ठीक है, वो सारी चीजों से ही क्या करते हैं वो लोग, किसी चीज को समझने का, सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब आता है, ये 2 से 7 साल का अवस्था होता है, ये 0 से 2, ये 2 से 7 साल का अवस्था, ये 7 से 11 साल की अवस्था, और ये 11 साल से ये होती है 15 साल की अवस्था लगभग, है ना। तो यहाँ वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चिन्हों के आधार पे बच्चा सीखना चालू करता है, चिन्ह, साइन वगैरह, साइन लर्निंग सीख जाता है। इसी अवस्था में एक क्वेश्चन आया था, 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा रंग को पहचानना सीख जाता है। और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जो बच्चा सामने की चीजों को देखकर समझना सीख जाता है, मतलब संरक्षण का गुण जो मैं आपको बताया, जो आपको क्रमबद्धता का गुण मैंने जो आपको बताया, वो सारी चीजें इस अवस्था में सीखता है। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक वैज्ञानिक चिंतन करना, जो चीजें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना चालू कर देता है। 10वां, पियाजे के अनुसार 12 से 16 वर्ष की आयु में बच्चा संज्ञानात्मक विकास की, अभी बताया हूं, कौन सी अवस्था में रहता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रहता है, ठीक। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, है ना, कंसीडर चिल्ड्रन एज, बच्चों को क्या मानते हैं, एक खाली स्लेट, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, लघु वयस्क। देखो, ज्ञान के निर्माण में प्राणी शामिल सक्रिय प्राणी मानते हैं। बीइंग इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ नॉलेज, संरचनावादी जो होते हैं वो ये ऐसा मानते हैं कि बच्चे भी भाई पार्ट नहीं रहेंगे, वो लोग उसमें एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक वो बच्चे नहीं सीख सकते, तो इसमें आ जाएगा सी, है ना। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो आपको सब पता है, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं पियाजे जो है वो। 13वां, रचनावादी दृष्टिकोण खालिस्तान का उपयोग करता है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस यूजेस, सीखने के सभी अनुभवों के लिए अकेले तकनीक।
प्रौद्योगिकी विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए, शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश की सहायता देने के लिए प्रौद्योगिकी, कक्षा रूपरेखा की चर्चा में छात्रों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं लोग अलग अलग विषयों को, अलग अलग टॉपिक को, टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक का पता लगाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, रचनावादी दृष्टिकोण का, क्रिएटिविटी का यूज करते हैं, है ना। चौथवा, छात्र केंद्रित शिक्षा। अब ये देखो, जो कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं है। छात्र केंद्रित शिक्षा खाली स्थान के लिए होती, किसके लिए होती है? तो देखो, दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक तो होती है अनुदेशनात्मक विधि, शिक्षण की दो विधि होती है, अनुदेशनात्मक विधि, और दूसरी होती है छात्र केंद्रित विधि। छात्र केंद्रित विधि क्या होता है दोनों? अनुदेशनात्मक विधि में आता है व्याख्यान विधि। ये जो होता है अनुदेशनात्मक विधि, क्या होता है, जो टीचर जो है सामने खड़े होकर बच्चे को समझा रहा है, तो उसको बोलते हैं अनुदेश, इंस्ट्रक्शनल मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शनल मेथड, और ये चाइल्ड ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड बोलते हैं। व्याख्यान विधि इसके अंतर्गत आती है, समस्या समाधान आता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग, आगमनात्मक, निगमनात्मक विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव लर्निंग। छात्र केंद्रित में आता है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि शामिल होता है, और भी इसमें कई सारे विधि जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, छात्र केंद्रित विधि होता है। प्रोजेक्ट विधि यानी डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग भी इसके अंतर्गत शामिल होता है ना। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत शामिल होती है? छात्र केंद्रित विधि में शामिल होती है। अब यहाँ पर छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होती है, व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करने के लिए। ये देखो, ये व्याख्यान विधि तो अनुदेशनात्मक विधि हो गई, पूर्व ज्ञान का विस्मरण करने, भूलने के लिए नहीं, पूरी कक्षा को सम्मिलित करने नहीं। देखो, यहाँ पर व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए होती है। कैसे? यहाँ पर आप जब प्रोजेक्ट दोगे बच्चों को, डिस्कवरी लर्निंग मतलब बच्चों को खोज के आने के लिए घर से बोलोगे, तो बच्चे पहचान पाएंगे स्वयं को, अपने पोटेंशियल को पहचान पाएंगे बच्चे, कि भाई क्या चीज हम लोग को क्या करने देने चाह रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जो है वो बच्चे जो है वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ पाएंगे। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा क्या? ए। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग विधियां होती हैं, इस से कई सारे सवाल बनते हैं यहाँ से। चलो, रचनावादी पाठ में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? पाठ को सुगम बनाना, पाठ के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन, सीखे जा रहे पाठ को आदर्श और निरंतर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर रचनावादी पाठ में क्या होता है? पाठ को सुगम बनाना, इजी बनाना जो होता है वो काम होता है किन लोगों का? टीचर का काम होता है। 16, किसने कहा है कि किशोरावस्था में ही संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक परिपालन की अवस्था जो होती है प्रारंभ होती है? ये किसने बोला है? अब देखो, ये स्टेटमेंट है जीन पियाजे का। किसका स्टेटमेंट है? जीन पियाजे का, है ना। औपचारिक परिपालन की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की चालू होती है, जीन पियाजे का स्टेटमेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। देखो, ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की संज्ञानात्मक अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशी या अमूर्त संक्रियात्मक? तो पहला अवस्था होता है क्या? संवेदी पेशी। दूसरा अवस्था होता है क्या? पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा अवस्था होता है क्या? मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा अवस्था होती है क्या? अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 1 2 4। 3 1 सॉरी, ये अमूर्त संक्रियात्मक, हाँ 3 1 2 4 आएगा ना। तो 3 आएगा संवेदी पेशी पहला, है ना। उसके बाद आएगा पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक तो है। तो संवेदी पेशी पहला आ जाएगा, मतलब 3 पहले आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा? पूर्व संक्रियात्मक, तो 1 पहले, उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा मूर्त संक्रियात्मक, तो 2 आएगा, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। तो ये आएगा 4, तो ये आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक लास्ट स्टेज होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, है ना। तो ये आ जाएगा आपका संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक। तो 2 और 4, बी आंसर आ जाएगा इसका।
किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया है? थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बी.एस. ब्लूम। देखो, थार्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था, जो अधिगम का ही सिद्धांत है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, क्रिया, पेपर में डायरेक्ट पूछता है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने, कोहलर और कोफ्का, इन्होंने दिया था सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सूझ का सिद्धांत। बी.एस. ब्लूम, इन्होंने कोई अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था। बी.एस. ब्लूम ने 3 मॉडेम बताए थे, है ना, 3 डोमेन बताए थे, डोमेन, 3 डोमेन सीखने के लिए। क्या? पहला जो होता है संज्ञानात्मक डोमेन, दूसरा होता है क्रियात्मक डोमेन, और तीसरा होता है भावनात्मक डोमेन। 3 प्रकार के डोमेन बताए थे और डोमेन के हिसाब से सीखना बताया था। इन्होंने थ्योरी नहीं दी थी। तो बी.एस. ब्लूम, इनके वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, वर्गीकरण, वर्गीकरण बोलते हैं, या फिर इसको ब्लूम्स थ्योरी भी बोलते हैं ना। चलो, वर्गीकरण का सिद्धांत। चलो 19वां, एक शिक्षक कक्षा में प्रभावी अधिगम का संवर्धन कर सकता है। कैसे? अच्छा पढ़ा सकता है। कैसे? विद्यार्थियों पर कड़े नियम लागू करके, विषय वस्तु को नियमित दोहराव से, विद्यार्थियों के अनुभव और उनकी सहभागिता को प्राथमिकता देकर, विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके। तो सीधा सी आएगा, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, समझ के जवाब देना है आपको। अनुभवों और उनकी सहभागिता को प्राथमिकता देकर। बच्चे कैसे सीखते हैं? इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। क्या? बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर सीखते हैं। कौन सत्य नहीं है बोल रहा है? बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं, ये सही नहीं है। कैसे? यहां पर देखो, 2 प्रकार का लर्निंग होता है। एक फॉर्मल लर्निंग, जिसको बोलते हैं औपचारिक अधिगम, और एक होता है इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग मतलब अनौपचारिक। फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है? बच्चे अनुदेशनात्मक व्यवहार में सीखते हैं, मतलब बच्चे क्लासरूम में सीख रहे हैं, तो वो आ जाता है फॉर्मल लर्निंग के अंतर्गत। मतलब एक आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन वाले माहौल में सीख रहे हैं, तो वो फॉर्मल लर्निंग है। और बाहर बच्चे खेल के सीख रहे हैं, सोसाइटी से सीख रहे हैं, दोस्तों से सीख रहे हैं, जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर क्या है? इनफॉर्मल लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। तो बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं, गलत स्टेटमेंट है। कक्षा के बाहर भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, दोस्तों भी से भी सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको, लेकिन इस 20 एमसीक्यू क्वेश्चन से आपके कम 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अलग अलग तरीके से, और ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता चला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको हेल्प मिला होगा। इसी प्रकार के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो जो है वो कैसा लगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।